हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। इसके पहले हमने पेपर 1 का एनालिसिस किया था जो दिसंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन। तो शिफ्ट वाइज कई पेपर हुए थे, सभी शिफ्टों के हम क्वेश्चन करेंगे, कंटिन्यू कर भी रहे हैं। तो ये आपका पेपर 2 का एनालिसिस है कि आपकी सीडीपी किस तरह से आती है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सीडीपी के आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे आपके पेपर 2 के। ये 28 तारीख को जो हुआ था आपका, उस दिन का है 28 को। चलिए, प्रश्न है आपका कथन वाला। कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है तो बच्चे का सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए इसमें लिखा है कि सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। बात करें तर्क की, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये तर्क भी सही है क्योंकि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। संज्ञानात्मक विकास आपका मानसिक विकास से रिलेटेड होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो जो आपके विकल्प हैं 4, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो देखिए, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये दोनों कथन भी सही है, तर्क भी सही है, और ये तर्क ए कथन का पूरी तरह से सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही है कि इसमें ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या भी करता है। आपको समझ में आ गया? अगर किसी ने थ्योरी नहीं देखी है ना ये विकास की, तो ऑलरेडी सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पर, आप लोग जा करके उसको देख लीजिए। इतने अच्छे तरीके से समझाया कि जो मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ आप उसे दोबारा बिल्कुल भूलने वाले नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, इंग्लिश में भी दिया हुआ है प्रश्न और हिंदी में भी दिया हुआ है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता देता हूँ। The principle that suggests growth follow a pattern beginning from head and then proceeding to the rest of the body। मतलब पूछ रहा है कि वो सिद्धांत जो आपका सिर से पैर की ओर विकास होता है वो कौन सा कहलाता है। हिंदी में यही है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। दो चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए अगर आपको सीडीपी करनी है। क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी में भी दे रखा है समीप, दूराभिमुख, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत। लेकिन कभी कभी सीटेट में क्या होता है कि जैसे इंग्लिश में सिफेलोकॉडल या प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं तो उसको हिंदी में लिख देगा सेम टू सेम सिफेलोकॉडल, इस तरह से। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म याद रखनी है। आप इंग्लिश टर्म याद रख लीजिए, सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, ऑप्शन कुछ भी, या फिर आप वहाँ से थ्योरी प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। जैसे और ये वाले सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला मैं इतना अच्छे से समझाया हूँ। ऐसा एक पॉइंट बताया था मैंने आपको वहाँ पर कि आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं और इनमें कन्फ्यूजन भी नहीं आपको होने वाला है। कैसा, मैंने बताया था जिसमें सिर से विकास शुरू होता है वो होता है सिफेलोकॉडल। नाम ही है उसका सिफेलोकॉडल, यानी सिर से पैरों की तरफ विकास होगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या हो जाएगा, सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की तरफ होगा। विकास दो दिशाओं में जाएगा, एक तो सिर से पैर की तरफ, एक केंद्र से बाहर की तरफ। तो सिर से पैर वाला सिफेलोकॉडल हो गया, इसके बाद जो सेंटर से यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ हो जाएगा वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है ऑप्शन, इंग्लिश से देख सकते थे
पहला ऑप्शन आपका दिया है प्रॉक्सिमोडिस्टल, दूसरा दिया हुआ है सिफेलोकॉर्डल, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो कहाँ से बात कर रहा है? हेड, सिर से शुरू होता है तब जाकर के बाहर की तरफ विकास होता है, सिर से शुरू होकर के बाहर की तरफ विकास होता है। तो ये क्या बना? सिर से, मतलब सिफेलोकॉर्डल। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या दिया हुआ है? शीर्षगामी दिया होगा, ये देखिए। तो ये शीर्षगामी ऐसे भी कर सकते हो, सिर से है वो। तो शीर्षगामी सिद्धांत आपका क्या हो गया? इसका विकास कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होगा? सिर से शुरू होकर के शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, मैंने इसमें बताया था हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ आपका विकास होगा तो सिफेलोकॉर्डल ही कहलाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत कहलाएगा। तो आपकी जो विकास की दिशा होती है ना, दो होती है, याद रखिएगा, एक सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब सिर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। अब दोबारा आप नहीं भूलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, सिफेलो मतलब सिर से पैर की तरफ, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल इंग्लिश में याद रखिए। हिंदी में भी आप देखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल को क्या बोलते हो? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, ये। और आप कहोगे सिफेलोकॉर्डल को तो शीर्षगामी सिद्धांत। हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपको परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर आता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बस आपको याद रखना है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इतना टाइम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया ना तो आपको, चाहे वो थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन करता है? आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन सा? इंग्लिश में एक बार पढ़ लो। रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस। क्या हो जाएगा आंसर? मैचुरेशन, स्कैफोल्डिंग, एडेप्टेशन, सोशलाइजेशन। तो देखिए, ना तो सोशलाइजेशन होगा यहाँ पर, वो तो प्रोसेस पूछ रहा है जेनेटिक डिस्पोजिशन के पहले की प्री डिटरमाइन, यानी कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। एडेप्टेशन आपका होगा नहीं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? ये आपको उसमें पढ़ने जाएगा जब आप वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो क्या ऑप्शन आपका है? मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता। मैचुरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस। हिंदी में पढ़ेंगे आप परिपक्वता, आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता हो जाएगा यहाँ पर। परिपक्वता आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक। स्कैफोल्डिंग आपकी क्या होती थी? जब आप किसी संकेत से या किसी भी तरीके से हेल्प करते थे, वो होता है आपका पाड़। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो कुछ वर्ड होते हैं ना जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है। इंग्लिश में भी याद रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर पाड़ लिख के ना हिंदी में ही स्कैफोल्डिंग लिख देगा और आपको आंसर लगाना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। चलो, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? तो ऑप्शन पढ़िए आप। परिपक्वता सही है, अनुबंधन ये भी सही है, सजा यानी कि पनिशमेंट की बात करें तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, फिर क्रिया और सामाजिक अनुभव, तो ये चारों आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड यहीं पर आ गया। ये संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित कभी नहीं करेगा। तो परिपक्वता, अनुबंधन, क्रिया और सामाजिक अनुभव कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सही दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगला प्रश्न है 5th नंबर का। जीन पियाजे के यहाँ जॉ पियाजे लिख गया है, वो
जीन पियाजे है, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए आपने एक बर्तन है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब बाद में एक दूसरा बड़ा बर्तन ले लिया, अब इसमें पानी डालना है, इसमें भर दिया। तो बच्चे में क्या समझ नहीं है यहाँ पर कि ये बर्तन छोटा है, पानी यहाँ पर 1 लीटर ही है, मान लीजिए 1 लीटर भरा हुआ है। अब इसको आप इसमें डाल देंगे तो ये बर्तन बड़ा है ना, तो ये पानी यहाँ तक आ रहा था, फुल है, लेकिन ये पानी सिर्फ यहाँ तक ही आ रहा है पूरा। तो बच्चे को लगता है कि ये वाले बर्तन में जब पानी डाला गया था तो ज़्यादा है, लेकिन जब इसमें पानी डाला गया तो वही पानी कम हो गया। ये बच्चे में अगर ऐसी सोच आती है तो उसे आप क्या कहेंगे, ये बात पूछ रहा है प्रश्न। तो बच्चे में क्या होगा, संरक्षण का कौशल नहीं होगा कि जब 1 लीटर पानी यहाँ पर है तो उसको अगर बड़े बर्तन में भी डाला जाए, इसको संरक्षण बोलते हैं। तो बड़े बर्तन में पानी डालेंगे तो पानी उतना ही रहेगा, अगर बर्तन का आकार है बड़ा है तो वहाँ पर वो कम स्पेस में आ जाएगा। तो इस चीज़ की बारे में समझ नहीं होती है, यानी कि उसको संरक्षण के कौशल की कमी होती है, जिस वजह से ऐसा बच्चा सोचता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। प्रश्न क्या पूछना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाता है। मतलब अगर बर्तन का आकार है तो उसके हिसाब से बढ़ घट सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे ना तो संरक्षण की कमी होती है, संरक्षण कौशल की कमी होगी, याद रखिएगा। इस तरह से कुछ भी घुमा देता है प्रश्न, कुछ भी घुमा सकता है प्रश्न कि एक बर्तन में भरा हुआ है, अगर 1 लीटर के बर्तन में पानी है, वापस 2 लीटर वाले पानी के बर्तन में भर देता है तो बच्चा कहता है कि इसमें ज़्यादा है या इसमें कम है। तो ये संरक्षण की कमी है, क्योंकि अगर 1 लीटर पानी है तो उसे कहीं भी बदला जाए उसमें 1 लीटर पानी ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने भी जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसका बेसिक ही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे इज। जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है तो उसके जो चरण हैं उनका सही क्रम बताना है, आपको सीक्वेंस सही बताना है। तो आपको पता है पहला सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सामैंगिक या संवेदी चालक चरण कह सकते हो। इसके बाद आपका है प्री ऑपरेशनल, फिर है कॉन्क्रीट, और फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है। ये चारों आप इंग्लिश में ही याद रखिए, बड़ा आसान होता है इंग्लिश में याद करना, क्योंकि हिंदी में थोड़ी थोड़ी नाम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कई तरह से उसमें हिंदी में उसको बुलाया जाता है। याद रखिए आप सीधे सीधे SPCF इस तरह से याद रख सकते हैं शॉर्ट में, मतलब सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्रम है आपका SPCF का। पहले सेंसरी मोटर स्टेज आएगा, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का जो सही क्रम है उसको पढ़ लीजिए। संवेदी चालक चरण पहला, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। ये चारों आपके चरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला प्रश्न है 7th नंबर का। चलिए, नेहा खुद अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है?
नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा मिठाई, देखिए प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए पूछना क्या चाह रहा है। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, मतलब माँ के द्वारा मिठाई लाई गई, रख दी गई कहीं पर, तो जो एक नेहा है, बच्ची का नाम है, वो खुद मिठाई खाने से खुद को रोकती है। क्या सोचकर कि अगर वह पकड़ी जा सकती है, कहीं वो पकड़ी ना जाए। कोहलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है वह किस अवस्था में है, ये ऐसा सोच रही है। तो पता है उसे किस चीज का डर है? सजा और आज्ञाकारिता का विन्यास कह सकते हो। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास तो यहाँ पर है ही नहीं, सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास है, क्योंकि उसे डर रहेगा अगर हम पकड़े गए तो हमको सजा मिलेगी। उसमें पॉइंट भी ऐसा लिखा है कि यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकेंड नंबर ये। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको थ्योरी में मिल जाएगा। अभी मैंने शायद कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इसमें नहीं करवाया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के teachersfactory.in पर ये सारे मैंने सिद्धांत करवा दिए, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। वहाँ पर MCQs भी आपके हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर बहुत जल्द एक एक करके वीडियो आपके आने वाले हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है जो आपका, उसको देखते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो ये क्या है? लेव वाइगॉस्की के द्वारा, या फिर जीन पियाजे के द्वारा, हावर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। तो आपको पता है लेव वाइगॉस्की ने, जो आपका इसका फोल्डिंग होता है, वो बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा जानने वालों से ही हेल्प लेते हैं। समझ में आया? इसका फोल्डिंग जो होती है उसमें क्या होती है? एक होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO होता है वाइगॉस्की के सिद्धांत में। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स से क्या होगा? जब बच्चे सीखते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा अगर बच्चे को कम आता है और उससे ज़्यादा आने वाले को उससे सीखता है अंतःक्रिया करके, तो उसको, मतलब ये किसके सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया था? तो ये है आपका लेव वाइगॉस्की के अनुसार। लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। याद रखिएगा इसको। ये किसके सिद्धांत के द्वारा है? ये लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत के द्वारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का। What plays an important role in cognitive development according to Lev Vygotsky? क्या बोल रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लेवगॉस्की के अनुसार कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लेव वाइगॉस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जो लेव वाइगॉत्स्की है उसने कौन सा सिद्धांत दिया था आपको पता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। तो उसी में वर्ड आपको मिल जाता है सांस्कृतिक परिवेश। अनुकूलन नहीं होगा, पुनर्बलन नहीं होगा, आनुवांशिकता भी नहीं होगी। तो लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सांस्कृतिक परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत कुछ भी इतना टफ नहीं है। मैंने ऑलरेडी, अब एक काम करेंगे, CDP की पूरी PDF कंप्लीट है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ जाएं। वहाँ पर मैं PDF पूरी CDP की कंप्लीट शेयर कर दूंगा। आप उतनी CDP एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब से क्लास आप ले ही रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। बाकी इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम CDP कंप्लीट होने के बाद हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश, पर्यावरण और मैथ पेडालॉजी करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता
कौन सी बुद्धि कहा जाता है, ये आपको बताना है। किसमें? शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने में। तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि जो होगी ये कहलाएगी आपकी, इंग्लिश में यहाँ पर बात करें, यहाँ पर होगी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जो बुद्धि होती है इसमें किसका किसका यूज अच्छे से हो जाता है बोथ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे आप स्पोर्ट पर्सन कह सकते हैं, फुटबॉल जो खेलते हैं, क्रिकेटर्स जो खेलते हैं, दोनों का यूज अच्छे से कर लेते हैं, उन्हें आप बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। अब लॉजिको मैथमेटिकल एजेंसी की बात करें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये बुद्धि भी होती है। लिंग्विस्टिक माने एक तरह से उनमें होगी, जैसे जो भाषण देने में अच्छे होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में। जिनका कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है, वो लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं ना, तो लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस उनके अंदर होगी। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, जो इंट्रापर्सनल होते हैं वो इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक होगा। जैसे आप कोई इंस्ट्रक्टर है, दूसरों को अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर सके, उनमें आ जाएगी आपकी इंटरपर्सनल। तो ये सारी जो बुद्धि है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपसे प्रश्न ये बिल्कुल हलवा लगेगा आप लोगों को। बस आपको एक एक बार जो प्रश्न आ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमसे एग्जाम में। और सीटेट की खासियत बात यही है कि वो कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, प्रश्न घुमा के आपको पूछेगा, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो अपने शरीर और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु दोनों का उपयोग अच्छे से करते हैं वो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहलाती है, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुबुद्धि से ही है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? ऑप्शन आपको पढ़ना है। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय ताल मीटर स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, प्राकृतिक रूप जैसे जानवरों पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो यहाँ पर स्थानिक बुद्धि की बात की गई है, तो छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता पहले होनी चाहिए, जैसे सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, ये कहलाएगी आपकी दृश्य स्थानिक बुद्धि। विजुअल स्पेशियल बुद्धि में क्या क्या शामिल है? तो छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता आपकी स्थानिक दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल होती है। अगर सिर्फ स्थानिक बुद्धि का पूछ दे तो जैसे मूर्तिकार होते हैं ना, उनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि अगर किसी शिक्षक ने यह टिप्पणी की है तो किसको बढ़ावा दे रहा है। तो ये सीधी सी बात है, लड़का लड़कियों में भेद कर रहा है, वो क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। मेरे हिसाब से दूसरा होना चाहिए और दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जेंडर समानता तो यहाँ दिख नहीं रही। मतलब क्या है कि लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करना, यहाँ पर क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप इंग्लिश में आपसे बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। कितना आसान है। जहां पर भी कंपेयरिंग की जाए, कोई ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए जहां पर लड़के या लड़कियों को समान ना देखा जाए, ऐसी कोई थॉट आपको कहीं पर भी मिले, किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट दे सकता है जिसमें लड़का और लड़कियों में डिफरेंस दिखाए, है ना, उनमें रूढ़िवादिता दिखाए, लिंग रूढ़िवादिता दिखाए,
तो उसे क्या बोलेंगे आप, जेंडर स्टेरियोटाइप कहोगे, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता होती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए। विविध शिक्षार्थी वाले कक्षा में जो शैक्षणिक रणनीतियां हैं वो कैसी होनी चाहिए। उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक और दृष्टिकोण में अनम्यता। तो ये सभी आपके उचित समावेशन होना चाहिए। अगर आप विभिन्न शिक्षार्थी वाले कक्षा में हैं तो जो शैक्षणिक रणनीतियां होनी चाहिए वो उचित समावेशन वाली होनी चाहिए। अब इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। What should be the pedagogical strategy in a classroom with diverse learners? तो क्या होगा, रीजनेबल एकमेंडेशन आपका कहलाएगा, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, उचित समावेशन वाली रणनीतियां यूज होंगी जब विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा होती है तब। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, पढ़ लेते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। यह सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सीखने के लिए मूल्यांकन कहने का मतलब ये हो गया कि पहले आप मूल्यांकन करिए, उसको कितना आता है कितना नहीं आता, फिर आप उसको सिखाइए। इसीलिए सीखने के लिए मूल्यांकन, यहाँ पर इन शब्द को समझना है। किसके लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ऑप्शन है आपके, मूल्यांकन की किसी एक रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सिर्फ मानसिक मंदबुद्धि वालों को पहचानने में मदद नहीं करता, विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, ये भी गलत है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तो राइट आंसर जो आपका लग रहा है वो दूसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू पूछ रहा है कि क्या है। तो यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, याद रखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, चलिए ऑप्शन पढ़िएगा, यही से समझ। छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है, गलत ही हो जाएगा। असुरक्षा और हीनता की भावना, बिल्कुल गलत है, ये सब नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। ये जो वर्ड ऐसे आपको मिल रहे हैं ना सेंटेंस, छात्रों के बीच तुलना करना, ये भी बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है यहीं पर। तो ये तीन तो अपने आप गलत हो गए। तो अपने आप आपको आंसर देखिए मिल गया चौथा वाला, कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना ही आपका मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। अब ये आपको तीनों सेंटेंस ना नेगेटिव में, इसीलिए गलत हो गए कि भैया भय या तनाव पैदा करना गलत चीज़ है, उनमें हीनता की भावना पैदा करना गलत चीज़ है, एक दूसरे से तुलना करना बहुत गलत बात है। ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। तो चौथा आपको राइट आंसर अपने आप मिल गया। इसलिए कहता हूँ आप पहले प्रश्न समझिए, ऑप्शन पढ़िए, तो बहुत सारे आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का। चलिए, कथन है, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको पहला मिला कैसा लग रहा है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें सभी बच्चे शामिल होते हैं, है ना। चाहे किसी का IQ कम हो, ज़्यादा हो, थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हो, या बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सबको साथ में लेकर के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। रीजन क्या दिया है यहाँ पे,
समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाता है। तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर सिर्फ कुछ ज़रूरत वाले बच्चों को ही नहीं सिखाया जाना है, ना ही उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाना है। तो दोनों गलत ही है, तो ऐसा आंसर कहाँ पर है? चौथा। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, इस इंक्लूसिव एजुकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा। इसमें ना ही आपको ग्रुप में अलग अलग करना है। समावेशी शिक्षा का है कि सभी बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठा करके पढ़ाना और सभी की ज़रूरतों को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंस है उनको एक बार आपने पढ़ाया, उनको समझ में आ गया, बाकी को आपने छोड़ दिया। नहीं, हर एक एक बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान देना है और सभी को एक ही क्लास में बैठा करके पढ़ाना ही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। याद रखिए। समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। टू कैटर टू स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स टीचर्स शुड प्रायोरिटाइज। मतलब जिनको ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जिनको उन्हें लाभान्वित ना किया गया हो, वंचित पृष्ठभूमि से के छात्रों का जो समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए, यहाँ पर यह बताया गया है। सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। सोशल मार्जिनलाइजेशन यानी कि सामाजिक हाशिकरण। मानकीकृत पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा कि आप उनको डिफरेंशिएटेड यानी कि विभेदित निर्देश देना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए, किसके लिए समायोजन करने की बात चल रही है कि उनको समायोजित करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? तो विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, आपको पढ़ना है। निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? शारीरिक और गतिक विकलांग है, मतलब शरीर से विकलांग है, गतिक यानी कि चल वल नहीं सकता। तो जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो आपको देखो पहला ऑप्शन तुरंत दे, व्हील चेयर या पहिया कुर्सी, जिसको आप बोलते हो कि जब कोई बच्चा चल नहीं सकता है और उसको गतिशीलता में सहायक करना है तो व्हील चेयर या पहिया कुर्सी का यूज कर सकते हैं आप लोग। बाकी ये जो दिए हुए हैं शब्द भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर, ये तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आपकी व्हील चेयर या पहिया कुर्सी। तो ये देखिए सीडीपी में ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको खुद ही लॉजिक लगाना है। अब देखिए इसमें लॉजिक लगाने के लिए क्या था, अगर आपने नहीं भी यहाँ पर पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ, तो आपको पूछ क्या रहा, शारीरिक गतिक विकलांगता, मतलब शरीर से गति नहीं कर सकता, ऐसी विकलांगता है उसे। अब उसे गतिशीलता में सहायक करने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है? तो आपने अपने आसपास पड़ोस कई जगह देखा होगा कि व्हील चेयर पहिया का यूज किया जाता है चलने के लिए, जो लोग चल नहीं पाते हैं। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर का क्या है यहाँ पर, डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटेशन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विथ। तो जब आपके मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वह कौन सी कठिनाइयाँ कहलाएगी आपकी?
शायद अभी मैंने थ्योरी में नहीं करवाया है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन की, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं आपके आ रहे। तो मैथ से रिलेटेड जो आपकी डिसेबिलिटी होती है वो क्या कहलाएगी, डिसकैलकुलिया, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर जाती है तो आपको आंख बंद करके लगा देना है डिसकैलकुलिया में। तो ऐसा क्या है, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिनको क्या प्रॉब्लम होती है, गुणज वैकल्य जिसमें दिया हुआ डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया में आपकी देखिए लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इनको पूरा एक वीडियो में ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आपकी जितने भी डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म जो भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 19 नंबर का पहला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कितना टफ लैंग्वेज में दिया हुआ हिंदी में, गुणज वैकल्य। अब आप इसको क्या समझोगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ लिया डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से चीज़ें प्रॉब्लम अगर आती है, मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, वो डिसकैलकुलिया होगा। तो राइट आंसर आपका क्या मिल गया, पहला वाला। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों की अनम्यता, यानी कि रिजिडिटी फॉर आइडियाज, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के लिए वरीयता, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच। रचनात्मक बच्चों की बात कर रहे हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, इंक्लूड, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, तो जटिलता के लिए वरीयता, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, पुरस्कार और दंड का प्रावधान, गलत हो जाएगा। एक दूसरे से बातचीत करने के अवसर अर्थपूर्ण अधिगम में हो सकता है। सीखने के तरीके पर विचार हो सकता है। साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर तो बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धा वाला से अर्थपूर्ण अधिगम में साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, रिफ्लेक्शन और लर्निंग हाउ टू लर्न। तो इसमें आपके दूसरा और तीसरा दोनों सही लग रहे हैं, ये दूसरा और तीसरा दोनों आपके सही होंगे इसमें। अब मन में प्रश्न उठेगा कि ये 2 और 3 अगर दोनों सही है तो हम आंसर लगा के क्या आएंगे, तो आप 2 में से कोई भी आंसर लगा के आ जाओगे, दोनों भी आपके आंसर माने जाएंगे, चाहे आप दूसरे को लगा के आओ या फिर तीसरे को लगा के आओ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम में दोनों चीजें होती हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर प्राप्त होते हैं, यही होगी आपकी अर्थपूर्ण अधिगम, और सीखने के तरीके पर विचार भी आपका अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा, तो दोनों सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 22 नंबर का है आपका, कथन और तर्क वाला प्रश्न दिया गया है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब बाल केंद्रित दृष्टिकोण होती है तो वहां पर सिर्फ पाठ्य पुस्तक के सभी सीखने का केंद्र नहीं होगा, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही ध्यान नहीं देना है, तो ये गलत हो गया। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ही केंद्र पर रख करके बातें करना गलत हो जाएंगी।
तो ये भी गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपको ए और आर दोनों गलत है, चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे आंसर लगा सकते हो, जो चीज़ नहीं भी बनती उसमें भी। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। ओके, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम किस तरह से होगा? बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया का युग्म से होता है, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक सामाजिक और रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में जो अधिगम होता है, ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया होती है। याद रखिए, सामाजिक और रचनात्मक कक्षा होती क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज। सह निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो गया दूसरे नंबर का। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, उसको पढ़ो। डॉट डॉट अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। क्या दिया हुआ यहां पर? अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। अनुकूलन और पुनर्वलन सिद्धांत के सिद्धांत अधिगम के लिए तो बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद नहीं। पृथकीकरण व नामीकरण तो होता ही नहीं है। सहयोग और सहकारात्मकता अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। ठीक है, जो उचित कक्षा का वातावरण का आधार क्या होना चाहिए? सहयोग और सहकारात्मक। इसको वहां पर रखिए और फिर पढ़िए पूरा सेंटेंस। सहयोग और सहकारात्मकता अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? उचित कक्षा वातावरण का आधार कौन होना चाहिए? तो सहयोग और सहकारात्मकता होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर का। इसमें भी कथन और तर्क दिया गया है। मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। बिल्कुल सही। समस्या समाधान कौशल वो होती है जब बच्चों को आप खुद कुछ ना कुछ करने के लिए कहें, खुद सोचने के लिए कहें, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें बच्चा खुद विचार करे और अलग अलग बच्चा अपने अपने तरीके से उसको हल करने की कोशिश करे। ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी समस्या समाधान कौशल में। तो जब बच्चे को खुद विभिन्न तरीकों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति है। बिल्कुल सही है आपका कथन। अब तर्क की बात करते हैं। बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ये तर्क भी आपका सही है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन क्या है? पहला वाला ही है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का। कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर देना जाना चाहिए? ऐसा भी कोई नहीं है। केवल वाला ही नेगेटिव आपका बन जाता है। शिक्षक के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब देने चाहिए, तो ये भी गलत है। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। मतलब छात्रों द्वारा भी पूछे जाएं, शिक्षकों द्वारा भी पूछे जाएं, उत्तर भी छात्र भी दें और शिक्षक भी दें। तो ये आपका कक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अब देखिए ये इसलिए नेगेटिव हो गए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ छात्र ही पूछता रहे जवाब शिक्षक देते रहे।
ना फिर ये जरूरी है कि सिर्फ शिक्षक पूछे और छात्र बस जवाब देते रहे या फिर कोई जवाब ना दे, तो ये सब गलत है। छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से पूछे जाएं और उत्तर दे, दोनों चीजें होनी चाहिए कक्षा में प्रश्न के लिए। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। 27 सॉरी 27 नंबर का प्रश्न है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सॉरी है गाइस। चलिए 27 नंबर का जो प्रश्न है इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एमंग स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किस तरह से आप बढ़ा सकते हो? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया मोटिवेशन। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, ये तो वैसे ही निगेटिव है। दंड के भय द्वारा, तो ये भी निगेटिव। सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, यानी कि उनको जब खुद सीखने के लिए खुशी मिले, सीखने में खुशी मिले, अंदर से उसका कुछ करने का मन करे, वो होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। उसको कैसे बढ़ाया जाए? तो फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके आप उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर आपको मिल गया। बाकी ऑप्शन तो आपको वैसे भी गलत लगेंगे। भौतिकवादी होती है जब ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड ऑफर करेंगे, तो ये बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा आपका। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कह सकते हो या एक्सटर्नल मोटिवेशन उसको कह सकते हो। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो वैसे ही नेगेटिव ही है। फियर ऑफ पनिशमेंट, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। लास्ट में क्या बचा? चौथा वाला। तो राइट आंसर हो गया आपका फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग। 28 नंबर का प्रश्न है, उसको पढ़ो। चलिए, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी, मध्य विद्यालय, क्योंकि ये 6 to 8 के लिए यानी पेपर 2 है ये, तो यहां पर पूछा जाएगा मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए। तो यहां पर क्या है? मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, तो सही है। अमूर्त समस्याओं पर काम करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 to 8 वाले हैं, अमूर्त समस्याओं पर काम कर सकते हैं। पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। तो ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे और मुझे भी चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, क्योंकि जो मध्य विद्यालय के छात्र हैं उन्हें किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं, तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी पॉइंट दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर का। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश डैश और असफलता को डैश डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? एक काम कर सकते हो, ये जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर पुट करके चारों को देख सकते हो। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को स्थायी और असफलता को शर्मनाक और अपमानजनक रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो देखिए, शर्मनाक और असफलता ऐसी नहीं होती है, ना ही बच्चों के अंदर ये चीज़ लानी है, तो ये गलत हो गया। यहाँ से आपका पहला ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पे दे दिया गया है। अगली बात करें, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, राइट आंसर लग रहा है। बाकी भी देख लो कि जो आपकी बच्चों की योग्यता है उसको क्या होनी चाहिए? वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए, कि जो गलतियां इस बार की हैं आप अगली बार उन गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। तो दूसरा सही लग रहा है। तीसरा पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को स्थायी, नहीं, योग्यता को स्थायी थोड़ी बनाना है, आगे बढ़ना भी है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड स्थायी इसमें हो गया। और इसमें भी वृद्धिशील और शर्मनाक चौथे में दिया हुआ, तो ये भी नेगेटिव है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा वाला, यानी शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें।
राइट आंसर आपका हो गया दूसरा वाला। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है पेपर 2 का आपका, जो ऑनलाइन चल रहा था। ये 28 तारीख को जो शिफ्ट में हुआ था फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट पेपर करवा चुका हूँ, सेकेंड पेपर का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। लगातार हम करेंगे, प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हुए हैं ना, हमें पूरा कंप्लीट करने हैं सीटेट के अभी तक जितने प्रश्न आए हुए हैं। लास्ट प्रश्न है, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, सार्थक अधिगम, नेगेटिव यही दिख रहा है आपका, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। यानी अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो आपको राइट आंसर मिल गया तीसरा। इंग्लिश में पढ़ लो एक बार और समझ में आ जाएगा। डॉट डॉट वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर में किसका कंट्रीब्यूशन है? तो यही हो जाएगा डीकॉन्टेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम, तीसरा वाला ऑप्शन सही, यानी कि अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गए हैं आपके। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आपको जैसे हिंदी पेडालॉजी, पर्यावरण हो, या फिर मैथ पेडालॉजी हो, या पेपर 2 की हिंदी इंग्लिश पेडालॉजी CDP हो, ये सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। लगातार यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल रहे हैं, फेसबुक पर भी मिल रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल शेयर करना है आपको, दूसरे ग्रुप में शेयर करिए, कहीं पर भी करिए जहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हों। और अगर आप लोगों को देखिए वीडियो पसंद आता है तो बस आपको लाइक करते जाना है, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं समझने में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद जिस तरह से याद रखता हूँ, जिस तरह से मैं खुद सॉल्व करता था, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से CDP आने लगेगी। बाकी जो सब्जेक्ट की पेडालॉजी है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।